हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था एंटी हेलिमिंथिक ड्रग। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हमने पैरासाइटिक वर्म के बारे में जाना था। उसके बाद कितने टाइप के पैरासाइटिक वर्म होते हैं उसके बारे में देखा था। उसके बाद मैंने आपको लाइफ साइकिल बताई थी पैरासाइट की, किस तरह से वो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी अपनी आधी लाइफ साइकिल पूरी करता है और आउटसाइड कैसे वो अपनी आधी लाइफ पूरी करता है, वो सब हमने देखा था। और मोस्ट कॉमन कौन से पैथोजन होते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको लिम्फेटिक फिलियासिस के बारे में बताया था। इसी को हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ये किसके थ्रू होती है वो भी हमने पढ़े थे। तीनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको ड्रग का क्लासिफिकेशन बताया था। उसमें मैंने बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव ड्रग बताई थी। उसके बाद कुछ ड्रग बताई थी जो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर 3 ड्रग आती है। एक है एल्बेंडाजोल, दूसरी है मेबेंडाजोल, तीसरी है थाइबेंडाजोल। तीनों ड्रग के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अभी जो एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल का जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन है। सिर्फ 5 पोजीशन पे यहाँ कुछ और ग्रुप है और यहाँ पे कुछ और ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मेन जो कॉमन है वो तो कॉमन ही रहेगा। जो 5 पोजीशन में किस ड्रग के अंदर क्या जुड़ा हुआ है वो याद रख लेना। जैसे कि एल्बेंडाजोल के अंदर 5 पोजीशन के अंदर ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल थायो ग्रुप, और यहाँ पे बेंजोल ग्रुप जुड़ा हुआ है। बाकी ये पूरा बेंजीमिडाजोल है दोनों में, और यहाँ 2 पोजीशन पे मिथाइल कार्बामेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जीपेट के 2015 या 16 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। जब मैं पेपर सोल्व कर रहा था तब मैंने ये क्वेश्चन देखा था। तो मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूँ, वही स्ट्रक्चर रख के बताता हूँ जो एग्जाम पर्पज़ में इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आप इनके स्ट्रक्चर याद रख लेना। अब ये थाइबेंडाजोल है तो इसके 5 पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 2 पोजीशन के ऊपर 5 मेंबर की एक रिंग जुड़ी हुई है जिसको बोलते हैं थायोएजोल रिंग। तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, ये आपको याद रखनी है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है इनके तीनों ड्रग के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट करेगा ग्लूकोज अपटेक को। तो हम जानते हैं पैरासाइट हमसे न्यूट्रिएंट लेता है, ग्लूकोज लेता है अपने इंटेस्टाइन के अंदर से। तो वहाँ पर इसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, उसके ग्लूकोज के अपटेक को ये ड्रग इनहिबिट करेगी। तो जैसे उसके अंदर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसके अंदर जो ग्लाइकोजन होगा पैरासाइट के अंदर, उसका डिप्लेशन हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा उसके अंदर एनर्जी के सारे सोर्स खत्म हो जाएंगे, ना उसको वो कार्बोहाइड्रेट को ले पा रहा है, और अंदर जो ग्लाइकोजन था उसके पास वो भी खत्म हो गया है, जिससे क्या हो जाएगा, वो पैरासाइट मर जाएगा। इसके बाद ये इनहिबिट करती है इंट्रासेलुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी। तो ये वाला मैकेनिज्म भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो बेंजीमिडाजोल ड्रग है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। ये हर टाइप वाले पैरासाइट के इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। जैसे कि फ्लूक्स, राउंड वार्म, टेप वार्म, हाइड्राइट सिस्ट, किसी के अंदर भी यूज की जाती है, इसीलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अभी जो ड्रग है थाइबेंडाजोल, ये थाइबेंडाजोल ये क्या करती है, कम्पीट करती है मेटाबॉलिज्म में थियोफाइलिन के साथ। तो आपको पता है थियोफाइलिन का जो थेराप्यूटिक विंडो है बड़ा नैरो है, हाईली पोटेंट ड्रग है। तो अगर हम थियोफाइलिन के साथ इसको प्रिस्क्राइब कर लिया तो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये आपको एडिशनल याद रखना है। साइड इफेक्ट इससे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि डायरिया, एबनॉर्मल पेन है। तो ये डायरिया, एबनॉर्मल पेन, मोस्ट ऑफ द जितनी भी ड्रग है एंटी पैरासाइट वाली ड्रग, उन सब का साइड इफेक्ट रहता है। वोमिटिंग है। अच्छा, ये एलिवेशन करता है लीवर के एंजाइम को भी। तो ज़्यादा अमाउंट में नहीं करता है, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है। तो इतना ही आपको बेंजीमिडाजोल में याद रखना है। नेक्स्ट जो अपनी ड्रग है उसका नाम है पाइपेराजिन। तो ये जो पाइपेराजिन है ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है 6 मेंबर की। इसके अंदर 1 और 4 पोजीशन के ऊपर 2 नाइट्रोजन रहते हैं, तो इसी को पाइपेराजिन बोलते हैं। तो ये जो पाइपेराजिन यूज होती है एज ए एंटी पैरासाइटिक। अब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो ये पोटेंशिएट करेगी गाबा के एक्शन को बाई क्लोराइड चैनल ओपनिंग, जिससे क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। तो अब इसको अच्छे से जानते हैं। आपको पता होगा गाबा का रिसेप्टर पेंटामेरिक रिसेप्टर रहता है। तो जब वो एक्टिवेट होता है गाबा के थ्रू, तब उसके अंदर क्लोराइड चैनल ओपन हो जाता है। तो क्लोराइड का अमाउंट सेल के इनसाइड बढ़ जाता है। तो जैसे ही इनसाइड क्लोराइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो सेल हाइपर पोलराइज हो जाएगी,
जिससे सेल रिलैक्स हो जाती है ज़्यादा। तो अगर आपको हाइपर पोलराइजेशन के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा अस्थमा का पहला वीडियो उसको देख सकते हो, वहाँ आपको अच्छे से पता चलेगा, मैंने वहाँ बताया है। वैसे हम रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ पे भी अच्छे से बताऊँगा। तो जैसे गाबा वाला रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, क्लोराइड चैनल इनसाइड सेल के अंदर आ जाएंगे तो फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। अब ये फ्लैसिड पैरालिसिस क्या होता है ये देखते हैं। तो ये जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन के ऊपर ये पैरासाइट इस तरह से अटैच रहता है और इस तरह से ये ग्लूकोज वगैरह लेता रहता है। अब हमने ये ड्रग दी तो इस ड्रग ने क्या कि इसके अंदर गाबा के एक्शन को बढ़ा दिया। तो गाबा के एक्शन को बढ़ा तो गाबा क्या करता है, रिलैक्स करता है, सारी सेल के मसल को रिलैक्स कर लेगा। तो ये जो यहाँ पे पकड़ के बैठा है, ये पकड़ इसकी टूट जाएगी, तो ये फ्रीली अपने ल्यूमेन के अंदर ऐसे फ्री हो जाएगा, इसकी कोई पकड़ नहीं रहेगी, ये पैरालिसिस हो जाएगा इसके पैरासाइट के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ सेना भी प्रिस्क्राइब करते हैं पाइपेराजिन के साथ। तो आपको पता है सेना का एक्शन एज ए लैक्सेटिव रहता है, परगेटिव लैक्सेटिव। तो सेना लेंगे तो सेना क्या करेगा, अपना इंटेस्टाइन के मोमेंट को बढ़ा देगा, जिससे अपने फीकल के साथ ये सारे पैरासाइट बाहर निकल चले जाते हैं स्टूल के साथ। तो ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है, तो आपको मैकेनिज्म एक्शन याद रखना है। और आपको पता है ये गाबा के एक्शन को बढ़ाता है, तो इसीलिए ये कंट्रा इंडिकेट जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट रहते हैं जिनको एपिलेप्सी है उनको ये ड्रग नहीं दी जाती है। साइड इफेक्ट क्या है इसका, एलर्जी है और डिजीनेस है। तो साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है पैरासाइट के किसी भी ड्रग के, एक दो ड्रग को छोड़ के। तो आपको साइड इफेक्ट पे फोकस नहीं करना, सिर्फ मैकेनिज्म एक्शन पे फोकस करना है और ड्रग के नाम के ऊपर फोकस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो है पारेंटेल पेमोएट। तो अब ये ड्रग क्या करती है, तो ये हाईली इफेक्टिव है इन पिनवार्म, तो ये याद रखना है आपको। अब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो ये इंक्रीज करेगी एसिटाइल कोलिन के रिलीज को, जिससे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, निकोटिन रिसेप्टर को स्टूमुलेट कर लेगा, जिससे स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगा। तो देखो पाइपेराजिन करती है फ्लैसिड पैरालिसिस और ये क्या करेगी, स्पास्टिक पैरालिसिस। अब ये क्या होता है ये देखते हैं। ये अपने इंटेस्टाइन की ल्यूमेन की मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये पैरासाइट चिपका हुआ है। तो जैसे हमने ये वाली ड्रग दी तो इसने क्या किया, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बढ़ा देगा इस पैरासाइट के अंदर। जैसे एसिटाइल कोलिन का रिलीज बढ़ जाएगा तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है, निकोटिन रिसेप्टर और जो मसल वाले रिसेप्टर होते हैं उसको एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, ये पैरासाइट के अंदर ही इतना कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो पैरासाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से पैरासाइट मर जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन उसके मसल के अंदर हो जाएगा तो पैरासाइट मर जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और इस ड्रग को हम पाइपेराजिन के साथ नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि इन दोनों का एक्शन एंटागोनाइज हो जाएगा। क्योंकि पाइपेराजिन सेल को रिलैक्स करता है, जो अपने वार्म की सेल होती है, पैरासाइट की सेल होती है, उसको ये रिलैक्स करेगा, और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उसकी वजह से पैरासाइट मरता है, और ये रिलैक्स करेगी जिससे उसकी पकड़ टूट जाएगी, जिससे सेना लेंगे तो पैरासाइट अपने स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है। तो इन दोनों का एक्शन अपोजिट है, ये रिलैक्स करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसीलिए हम इन दोनों को साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि एंटागोनाइज एक्शन आ जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो ड्रग है उसका नाम है लेवामिसोल टेट्रामिसोल। तो ये दोनों ड्रग है ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे की। तो ये जो लेवामिसोल है ये एल टाइप है और डी टाइप है टेट्रामिसोल। तो ये दोनों यूज की जाती है और ये लेवामिसोल ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादातर हम लेवामिसोल ही यूज करते हैं। कोई भी ज़्यादातर ड्रग होती है हम उसका एल फॉर्म ही यूज करते हैं, ज़्यादा एक्टिव फॉर्म, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म एल में ही रहता है वो ऑप्टिकल आइसोमर। तो अब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो ये इनहिबिट करेगा एक एंजाइम को जिसका नाम है फ्यूमेरेज रिडक्टेज। अब ये इस एंजाइम का रोल रहता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। तो ये वार्म के अंदर, पैरासाइट के अंदर ये एंजाइम इनहिबिट कर लेगी ये ड्रग, जिससे होगा क्या कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसके अंदर ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो वैसे ही वो मर जाएगा। तो ये क्या करता है, टॉनिक पैरालिसिस करता है। तो आप याद रखना, मैंने आपको पीछे वाली जो ड्रग बताई थी पाइपेराजिन, तो वो क्या करती है, वो अपने को फ्लैसिड पैरालिसिस करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग थी जिसका नाम था पारेंटेल पेलमोएट, तो वो क्या करती है ड्रग, स्पास्टिक पैरालिसिस करती है। और ये लेवीमिसोल और टेट्रामिसोल ये क्या करती है, टॉनिक पैरालिसिस करती है। तो इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करके याद रखना। अब इसका एड्रेस पे इंपॉर्टेंट नहीं है, नोजिया, एबनॉर्मल पेन, ये कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो अपने को पढ़ना भी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो है इन्वर्मेस्टिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है माइक्रोफिलियासिस की। तो इस माइक्रो वर्ड पे फोकस करना, ये माइक्रोफिलियासिस के अंदर यूज की जाती है इन्वर्मेस्टिन, और ये एग्जाम में पूछा गया है। इन्वर्मेस्टिन का साइड इफेक्ट है, उसका नाम है मेजोटिक रिएक्शन।
मेजोटिक रिएक्शन के अंदर फीवर, हेडेक, डिजीनेस तीनों होती है, इसी को मेजोटिक रिएक्शन बोलते हैं और ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम इनवर्मेस्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो ये ग्लूटामेट के रिसेप्टर पर बाइंड होती है ये ड्रग, ग्लूटामेट क्लोराइड चैनल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगी और जैसे रिसेप्टर पर ये बाइंड होगी उससे क्या होगा, क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा और क्लोराइड की परमेबिलिटी सेल के अंदर बढ़ जाती है। तो मैंने आपको बताया था हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, जिससे जो अपना पैरासाइट है उसके अंदर क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है और पैरासाइट मर जाता है। यही अपना मैकेनिज्म एक्शन पाइपेराजिन के अंदर था, वो गाबा के एक्शन को पोटेंशिएट करता है ड्रग बाई ओपनिंग क्लोराइड चैनल, और ये ग्लूटामेट, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है उसका नाम है डाई मिथाइल कार्बामेट। तो ये डाई मिथाइल कार्बामेट है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है जो लिम्फेटिक फिलियासिस रहती है उसकी। हमने माइक्रोफिलियारिस की ड्रग कौन सी पढ़ी थी, इनवर्मेस्टिन ड्रग ऑफ चॉइस थी, और ये कहाँ थी, फिलियासिस की, जो लिम्फेटिक फिलियासिस है। तो ये आपको याद रखना है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो ये हाइपर पोलराइजेशन करती है क्योंकि इसी के ड्रग के स्ट्रक्चर के अंदर पाइपेराजिन रिंग रहती है। तो यहाँ स्पेलिंग गलती है, पाइपेराजिन रिंग की वजह से ये हाइपर पोलराइजेशन करेगी। तो इतना ही आपको याद रखना है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है अपने पैरासाइट के अंदर। नेक्स्ट जो ड्रग है उसका नाम है निक्लोसामाइड। तो निक्लोसामाइड ड्रग आजकल कैंसर में भी यूज होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी पैरासाइटिक ड्रग, एंटी पैरासाइटिक ड्रग कैंसर में यूज होती है, तो वो निक्लोसामाइड है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो ये ग्लूकोज के अपटेक को रोक देगी। उसके बाद दूसरा ये क्या करेगी, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है उसको भी रोक देगी। तो आपको पता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से एटीपी बनती है, तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि एटीपी के सिंथेसिस को भी रोक देगी। जब एटीपी नहीं बनेगी तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी पैरासाइट को, और पैरासाइट मर जाएगा। इसके बाद जो लास्ट ड्रग है वो है पायरेंजीक्विंटल। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये लीकेज करेगा इंट्रासेलुलर कैल्शियम को। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लीकेज हो जाएगा तो कैल्शियम इनसाइड सेल बहुत सारा बढ़ जाएगा। आपको पता है कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो कैल्शियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, वो पैरासाइट मर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म एक्शन ज़्यादा बताया है, उसके बाद मैंने कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बताया है और कुछ अदर चीज़ें नहीं बताई इन ड्रग के बारे में। इसलिए नहीं बताई क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने जितने भी पेपर सोल्व किए हैं वहाँ पे इतना ही पूछा गया है, और आप ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो इस टॉपिक को, जस्ट आपको सुपरफिशियली याद रहना चाहिए, क्योंकि फार्माकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो सबके मैकेनिज्म याद नहीं होते, बट जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप जस्ट आइडिया लो, जैसे कि डाई मिथाइल कार्बामेट, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये हाइपर पोलराइजेशन करेगी। निक्लोसामाइड क्या करेगी, ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को रोक देगी। पायरेंजीक्विंटल क्या करेगी, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ा देगी, लीकेज को बढ़ा देगी। तो इससे जस्ट आइडिया लगाना है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और इस तरह से आपको पढ़ के जाना है। फाइनली हमने इन सारी क्लास के बारे में अच्छे से पढ़ा, सभी ड्रग के बारे में पढ़ा, और इतना ही आपको याद रखना है। और आप क्वेश्चंस करो इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस एक बार, और आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।